ठीक है, चलिए तो नया टॉपिक है हमारा आजीविका का, मतलब ईडीओ के अधीन आजीविका में हमारा कृषि। ठीक है, तो समझिएगा कृषि को सभी जानते हैं, खेत जाओ फावड़ा पकड़ो धान लगाओ, वही कृषि है। बस हमें ये पढ़ना है कि भारतीय कृषि में खेती कैसे किया जाएगा, फसल कौन कौन से होंगे, फसल के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनकी क्या भूमिका है, मेन यही याद रखिएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि कैसे लोगों को खाद्यान्न पूर्ति करने में, कैसे लोगों को रोजगार देने में इनका क्या योगदान है, यही हमें बस पढ़ना है। ठीक है, तो एक फैक्ट समझिएगा, 1950 से लेकर 1951 की, ठीक है याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर मैं बात करूं जो सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी के, याद रखिएगा ना जी, तो भारत के जो जीडीपी था उनमें इनका योगदान याद रखिए कितना था, 51%। समझिएगा जी, मतलब 100 रुपये में अगर भारत का इनकम आ रहा है, उस इनकम में 51 रुपये कहाँ से आ रहा था, कृषि से आ रहा था। मतलब सोचेगा, मतलब किसी भी देश की बात करो, मतलब स्टार्टिंग की बात को सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है, कृषि का रहता है। जैसे जैसे विकसित होता है किसका आ जाएगा, उद्योग का, और सबसे ज्यादा विकसित हो जाए है तो किसमें, सेवा में आ जाता है। वर्तमान में भारत कैसा है, विकसित अवस्था में आने वाला, अभी विकासशील है। तो विकासशील में आप देखोगे कहाँ चला जा रहा है, उद्योग हो गए विकास, जैसे विकसित होगा तो किसमें आ जाएगा जी, हम लोग सेवा क्षेत्र में चले जाएंगे। तो समझिएगा किसी भी देश की स्टार्टिंग व्यवस्था कैसे होता है, आपके पास कृषि से प्रारंभ होता है। तो अगर बात करूं, देखिए 1950 के दशक की अगर बात करूं तो कृषि में योगदान कितना था, 51%। किसमें जी, जीडीपी में। अब वही वर्तमान में अगर मैं 24-25 की बात करूं, याद रखिएगा, तो इनका जो योगदान है, याद रखिएगा 18.2%। समझिएगा, मतलब जीडीपी में कितना होगा जी, 18.2%। इसके बाद किसका आ जाता है, उद्योग का, और लास्ट में आपका सेवा क्षेत्र का है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये योगदान बता रहा है कि हम लोगों ने विकास कर चुके हैं, इसलिए इतना भी फोकस नहीं किया जा रहा है। याद है, जिसमें जितना फोकस किया जाएगा, जितना जिसका हिस्सेदारी रहे, उसमें मतलब विकास की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है जी, तो हम लोग को वर्तमान में जीडीपी में कितना जी, वर्तमान की अवस्था की बात करूं, इसमें 18.2% भारत में वर्तमान में इनका योगदान है। अगर मैं वृद्धि की अगर बात करूं इसी वर्ष, ठीक है जी, वृद्धि की अगर बात करूं इसी वर्ष, तो समझिएगा वृद्धि की अगर बात करूं, ठीक है, तो एक होता है औसत वृद्धि, औसत वृद्धि, ठीक है जी, औसत वृद्धि। तो औसत वृद्धि की अगर बात करूं, याद रखिएगा पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों बात करते हैं तो 2017 से लेकर 23 तक, ठीक है जी, लगभग कितना रहा है, 4.28% के आसपास रहा है, याद रखिएगा। और इसी वर्ष अगर वृद्धि की अगर बात करूं, इसी वर्ष वृद्धि याद रहना जी, इसी वृद्धि की अगर बात करूं, ये वृद्धि दर्शाता है आपके पास 3.5%, याद रखिए ये डेटा है। अब याद रखिएगा हमारे लिए भारत कैसा है अभी, विकासशील अवस्था, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करूं, ये क्या है जी, रीढ़ की क्या माना जाता है, भारतीय व्यवस्था की रीढ़ का आधार माना जाता है। समझ गए जी, क्योंकि याद रखिएगा ये भारत के 50% से ज्यादा, ठीक है जी, अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करूं 56% लोग इसी पे निर्भर कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, कैसे जीवन यापन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन है कि नहीं, ये कह सकता हूं वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या का 56%, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इस कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, याद रखिएगा।
लेकिन यही अगर बात हो आजीविका की, अगर बात करूं आजीविका की, तो याद रखिए कृषि क्षेत्र में भारत की लगभग 42.3% लोगों को आजीविका का ये आधार है। कितना? 42.3% आजीविका का ये आधार है। मतलब बता रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या चीज है। इसीलिए कहा था महात्मा गांधी, एक प्रसिद्ध कथन है कि कृषि जो है भारत की आत्मा है। ये कथन किसका है जी? याद रखिएगा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक फेमस कथन है। ठीक है जी, कृषि जो है भारत की क्या है? आत्मा। याद रखिए, ये किसका कथन है? गांधी जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांवों में। क्लियर हो गए दो चीज। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कृषि भारत की आत्मा, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कृषि जो है, ठीक है, देखिएगा, तो उन्होंने बोला था पंचायती राज को लेकर जो ग्राम होता है वो भारत की आत्मा, उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू परिप्रेक्ष्य में था। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बेसिक डेटा होगा, याद रखिएगा। इससे और डेटा आएगा जिसे हम सीजी को पढ़ना पड़े। ये बेसिक जानकारी याद रखिए, जिसे हम लोग देखेंगे कितना उत्पादन हुआ है। अब भारत में मतलब स्टार्टिंग दौर में कितना मतलब दिक्कत आया था, पंचवर्षीय प्लानिंग देखना पड़ेगा, कौन सा पंचवर्षीय प्लान कितना योगदान रहा है। फिर आप देखेंगे क्रांति करने के लिए श्वेत क्रांति आएगा, हरित क्रांति आएगी, सब देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, स्टार्टिंग तौर पर 51% योगदान था। वर्तमान की अगर बात करें 18.2% इसका योगदान है। वही वृद्धि की बात करें, औसत वृद्धि पिछले 5 वर्षों में 4.28% के आसपास है। ठीक है, और इस वर्ष वृद्धि वर्ष की बात करूं, ठीक है, याद रखिएगा 24-25 भी याद रखिएगा, द्वितीय Q2 में याद रखिए डेटा अलग से जारी हुआ है, तो कितना वृद्धि? 3.5% वृद्धि बता रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ का आधार है। ठीक है जी, क्योंकि 56% से ज्यादा लोगों का जीवन किस पर निर्भर है? यही। ठीक है, साथ में ही कितने लोग आजीविका प्रदान कर रहे हैं? 42.3% लोगों को आजीविका प्रदान करा रहे हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अगर बोले सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? हमारा कृषि क्षेत्र। ठीक है, पहला कौन सा आ जाए? कपड़ा आ जाता है। कपड़े के पश्चात कौन सा आ जाता है? हमारा कृषि क्षेत्र। सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब चालू करूं। अब हम लोग देते हैं फसल की प्रकार सबसे पहले। ठीक है, लिखो भी इसको, ये डेटा याद रखिएगा। आगे बढ़ो जी। अब ध्यान दीजिएगा, कभी ये प्रश्न आ सकता है कि कृषि क्षेत्र में, ठीक है, कौन कौन सा शामिल होता है, कौन कौन सा शामिल नहीं होता, ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद है कि कृषि क्षेत्र में कृषि आता है। क्लियर जी? कृषि के साथ क्या आ जाएगा? पशुपालन। इसके साथ ही क्या आ जाएगा? हमारा मत्स्य पालन। ठीक है, ये सभी किस में आता है? कृषि में आ जाता है। लेकिन यदि प्राथमिक क्षेत्र पूछ दिया तब बताइए। अगर प्राथमिक क्षेत्र, 3 क्षेत्र जानते हैं हम लोग, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, आपको मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो उद्योग कहलाता है, इंडस्ट्रीज कहलाता है। ठीक है, और जो टर्सरी सेक्टर होता है हमारा कौन सा हो जाता है? आपका सर्विस क्षेत्र कहलाता है। और जो प्राइमरी क्षेत्र है वो कृषि कहलाता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता ही है, पशुपालन भी आएगा, साथ में आपका मत्स्य पालन भी आएगा। लेकिन इसी में एक चीज आती है, हम लोग कहते हैं खनन एवं उत्खनन।
ये शामिल हो जाता है, याद रखिएगा। खनोत्खनन कृषि क्षेत्र में नहीं आएगा, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिनका सीधा उपभोग किया जाता है, कौन सा? उद्योग। ठीक है जी। जैसे याद रखिएगा, हम लोगों ने क्या निकाले? कुछ रॉ मटेरियल निकाले, वो कहाँ उपभोग होगा? उद्योग में। तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता सीधा उपभोग के लिए। सीधा जो याद रखिएगा, जो उद्योगों को जाएगा वो क्या कहलाता है? हमारा प्राथमिक क्षेत्र। तो याद रखिए, प्राथमिक क्षेत्र कौन आता है? खनन या उत्खनन। उसी प्रकार याद रखिएगा, अगर उद्योग क्षेत्र पूछा तो उद्योग क्षेत्र में याद रखिएगा, जितना भी आपका कौन? विनिर्माण, निर्माण, ठीक है, और क्या आएगा जी? खनन एवं उत्खनन, तथा विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, जल का आपूर्ति करना, ये सभी सेक्टर में आ जाता है। लेकिन यदि यहां से पूछा द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल है कि नहीं, याद रखिएगा, अगर द्वितीयक क्षेत्र पूछा तो खनन उत्खनन क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। समझ आ रहे हैं? क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र कहाँ आ गया है? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन वही अगर उद्योग क्षेत्र में पूछे तो उद्योग क्षेत्र में खनन उत्खनन को लिया जाता है, क्योंकि उद्योग में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, वैसे क्या देखिएगा, तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा जी? निर्माण आएगा, ये पूछता है ना, याद रखिएगा। दूसरा विनिर्माण, तीसरा क्या चाहिए? विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी यहां ये आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्षेत्र कौन बन गया? सर्विस क्षेत्र बन गया, सेवा क्षेत्र। जितना सर्विस है आपका, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, यातायात हो गया, परिवहन हो गया, रेलवे हो गया। ऐसा है क्या जी? रेलवे में आप किराया जाते हो, सीट को उखाड़ के ला लेते हो, नहीं होता ना? तो आपका क्या केवल सर्विस है। सर्विस कैसा होता है? जिसके बदले में आप पैसा दोगे, वही हमारा सर्विस कहलाता है। ठीक है, जैसे बैंक जाते हो ना जी, बैंक में क्या करते हो? पैसा जमा करके आते हो, तो पैसा को वापस तिजोरी थोड़ी लाते हो, वहां छोड़ देते हो, तो क्या कहलाएगा? हमारा सर्विस है, जिसके बदले में पैसा देते हो और पैसा में कुछ सेवा मिलता है, वो कहता है हमारा तीसरा क्षेत्र। तो काम का हमारा यहाँ पे कौन सा? याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग, लिख लीजिए एक बार। देखिए जी, एक खेती को कहते हैं मोनोकल्चर, फिर आएगा मोनोक्रॉपिंग। ये क्या है समझिए पहले। ठीक है, तो खेती के प्रकार की अगर बात करूं, बात देखिए, एक होता है आपके पास मोनोकल्चर, इंग्लिश में भी हिंदी में भी एक ही कहते हैं, मोनोकल्चर मतलब एकल संस्कृति कृषि में। तो याद रखिएगा, एक भूमि पर एक ही फसल को बार बार लेना। याद रखिएगा, किसी विशिष्ट भूमि पर या एक ही भूमि पर एक ही फसल को बार बार लेना क्या कहलाता है? मोनोकल्चर, एकल संस्कृति। जैसे धान 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 धान। ठीक है, याद रखिए, मतलब एक खेती में आप केवल किसका खेती कर रहे हो जी? केवल धान का ही पैदा कर, कुछ भी नहीं बो रहे हो, तो क्या कहलाएगा? ये मोनोकल्चर। समझ आ गया? तो याद रखिए, भारत के निकास कल्चर कैसा है? मोनोकल्चर, याद रखिएगा हमारे यहाँ। ठीक है, अब मोनोकल्चर हो गया, फिर आता है अगला मोनोक्रॉपिंग। उगाना, कौन सी फसल लिया जाना होता है? मोनोक्रॉपिंग। तो याद रखिएगा, एक वर्ष में एक निश्चित भूमि में एक ही फसल उगाना। जैसे कि हम लोग अभी क्या करते हैं, जैसे बलौदाबाजार क्षेत्र की अगर बात करूं, एक वर्ष में केवल किसका उगाता है? धान का। किसका उगाएगा जी? धान का। क्योंकि हमारे पास
सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है, तो मानसून पर आधारी हो जाता है। तो बलौदाबाजार क्षेत्र के लिए ये क्या हो जाएगा, बलौदाबाजार क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, मोनोक्रॉपिंग। समझ में आ गया। तो याद रखिए, एक वर्ष में एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना। ठीक है जी, क्या करोगे आप, एक ही फसल जो उगाओगी उसे कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। समझ, मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, तो दो प्रकार के कल्चर हुआ, एक है मोनोकल्चर और एक है आपका मोनोक्रॉपिंग। मोनोकल्चर कहने के मतलब है कि केवल बार बार एक ही फसल आप उगा रहे हो सकता है वहां तय किया जाता है कि मिट्टी की उर्वरता कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां की मतलब मानसून की भी निर्भर करता है, उस हिसाब से आप क्या करते हो, मोनोकल्चर अपना लेते हो। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में ये जुड़ जाता है कि एक वर्ष में निश्चित भूमि में एक ही फसल उगा रहे हो, बाकी खाई हम जा रहे हैं। जैसे कि जून जुलाई आएगा, जून जुलाई मानसून के समय आता है, हम लोग खेती कर दिए और आप नवंबर दिसंबर में काट लेंगे, उसके पश्चात हमारा खेत क्या हो जाए, खाली हो जाता है। ये क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, अब समझिएगा मोनोकल्चर क्या हो जाएगा, जून जुलाई में बोए, अक्टूबर नवंबर में काटे, फिर अक्टूबर नवंबर फिर आपका रबी फसल हो जाएगा। उस रबी फसल फिर से किसका खेती करोगे आप, धान का। फिर जून जुलाई आएगा, फिर किसका खेती करोगे, धान का। मतलब धान से आप बाहर निकल ही नहीं रहे हो, तो क्या कहलाएगा, मोनोकल्चर। मोनोक्रॉपिंग एक फसल लेना, वो कोई भी फसल हो सकता है, जैसे आप केवल गेहूं का बस ले रहे हो आप, तो गेहूं आ जाएगा, या जवार के लिए जवार का, समझ आ रहे हैं। मतलब एक ही फसल, मैं एग्जाम्पल नहीं बताया, धान है, आप केवल एक ही फसल लोगों, क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर। ठीक है, अब लिखिए प्रमुख खाद्यान्न फसल। अगला डालो प्रमुख खाद्यान्न फसल। हाँ क्या, तो हमारे काम को नहीं बताया, तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है, लिखो, चलो बोला हूं जी, तो मैं तो बोला हूं, नहीं नहीं, मैं तो बोला हूं तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है, लिख लेना, ऐसा बोलो। ठीक है, तो देखिए अब आता है हमारा प्रमुख खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न फसल। ठीक है जी, तो सब जानते हैं प्रमुख खाद्यान्न फसल। यह प्रमुख फसल लिखिए, फिर आता है प्रकार। पहला आ जाएगा हमारे पास खाद्यान्न फसल, सब जानते हैं। खाद्यान्न फसल क्या होता है जी, जो खाने में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, खाद्यान्न। दूसरा क्या आ जाएगा, दलहन, दाल। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा, तिलहन। और चौथा बताओ, नगदी फसल। क्या आ जाएगा, नगदी फसल। देखिए, खाद्यान्न का मतलब क्या होता है, खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि धान, चावल, सब क्या होते हैं ना जी, लिखवाऊंगा समझिएगा। फिर लिखिएगा दलहन, दाल के लिए, तिलहन, तेल के लिए। नकदी फसल का एक ही महत्व होता है, पैसा कमाना। तो नकदी फसल क्या होता है जी, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, जैसे गन्ना, कपास, ठीक है जी, कॉफी, चाय, मसाला। ठीक है, इनको उद्देश्य क्या है, अब चाय खेती करोगे, मान लीजिए, तो चाय पीने के लिए करोगे क्या, और मार्केट अवेलेबल हो जाएगा ना, तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा जी, वाणिज्यिक उद्देश्य, मतलब बेचने के उद्देश्य से करते हैं। अब गन्ना का उद्देश्य क्या है, गन्ना के लिए, या गन्ना के शक्कर बनाओगे घर में, क्या करोगे, गन्ना बेचेंगे, बेसिक हम। कहने का मतलब है जो बेसिक किसके लिए जी, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बोया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं नगदी फसल। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ बेसिक किसका करते हैं हम लोग, हमारे छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं, गन्ना है और दूसरा कपास है ज्यादा। बाकी भारतीय अगर परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो कॉफी, चाय, मसाला, ठीक है, आपका जूट आ जाएगा, नारियल आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ठीक है बेसिक। तो अब हेडिंग डालिए प्रमुख खाद्यान्न फसल। एक प्रकार बताए बेसिक कैसा होता था, अब नोट्स बनवा रहा हूं ताकि जरूरत ना पड़े। ठीक है, लिखे चलिए, लिखो। अब क्या लिखो, पहले क्या लिखे, प्रमुख फसल हो गए, जान कितना होता है। अब लिखिए प्रमुख खाद्यान्न फसल। ठीक है जी,
अब लिखिए खाद्यान्न फसल में थोड़ा डिफिनेशन लिखिए, लिखेंगी इस फसल के अंतर्गत, इस फसल के अंतर्गत खाद्य फसल को शामिल किया जाता है। इस फसल के अंतर्गत खाद्य फसल, खाने लायक, जैसे धान, गेहूं, मक्का, समझ आएगा जी? खाद्यान्न फसल, तो याद है कि वह फसल जो खाने में प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? खाद्यान्न फसल। ठीक है, बेसिक। अब खाद्यान्न फसल हमारे पास दो प्रकार का, ठीक है, एक क्या होगा खरीफ और एक क्या होगा रबी, दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम दलहन में भी देखेंगे खरीफ रबी और तिलहन में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां पूछेगा जी, पूछताछ है ना। तो खरीफ याद रखिएगा, खरीफ फसल क्या होगा सबको पता होगा। खरीफ फसल की खासियत क्या होगा, इसका जो बुआई है, बुआई कब किया जाएगा बताइए तो? जून और जुलाई। ठीक है, और रबी का बुआई कब होगा? अक्टूबर और नवंबर। ये समझ में आया? अगर कटाई की अगर बात करूं, इसका कटाई कब हो जाएगा? अक्टूबर और आपके पास नवंबर। ठीक है, और इसकी कटाई कब होगा जी? नहीं जान रहा हूं मैं, फरवरी से लेकर मार्च। ठीक है, और बीच का जो बच गया समय मार्च से लेकर जून, उसे जायद की फसल कहा जाता है। ककड़ी, तरबूज, जिसको कम पानी वाला है। ठीक है, तो बेसिक एक साल में 3 फसल हम लोग करते हैं, खरीफ, रबी, जायद, सब लिखूंगा। ठीक है, तो देखिएगा खरीफ फसल जो किसमें बोई करते हैं? जून जुलाई में। तो प्रमुख कौन हो जाएगा जी? धान। ठीक है, चलिए लिखिए धान, मक्का, लिखिए धान, मक्का, और क्या है बताओ? धान, मक्का, ज्वार, अलग अलग लिखिएगा ताकि याद बने। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, बाजरा, बाजरा जानते हो? ठीक है, ये क्या प्रमुख खाद्यान्न है। ठीक है, अब इसमें आइए रबी वाले में, गेहूं, जौ, गेहूं, जौ। ठीक है, अब 2 फसल हमारे पास और बच गए, कोदो, रागी। अब बताओ किस मतलब किस टाइम बोते हैं कोदो रागी को? कोदो बोया जाता है खरीफ के समय और रागी बोया जाता है रबी के समय। लिखिए अलग अलग, एक ही चीज वो भी है। रागी खुद की आपका रबी फसल है, तो लाओ पकड़ के यहाँ, मैं भी नहीं आता भाई कुटकी क्या होता है, मान चलो होता है। ठीक है, तो आपको मिलेट्स फूड के लिए जानना है तो किसी किसी हमारे क्या है जी, कुछ है छत्तीसगढ़ को से गढ़ कलेवा है, वहां जाइएगा मिल जाएगा कोदो कुटकी रागी। तो लिखिएगा यहां पर कोदो खरीफ, कोदो क्या है? खरीफ फसल है, याद रखिएगा। और रागी और कुटकी कौन सा होगा जी? रबी। क्लियर है? चलिए अब आइए दलहन, ऐसे फसल जो दाल प्राप्त करने के लिए बोई जाती है, ऐसे फसल जो दाल प्राप्त करने के लिए बोई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? दलहन। उसे क्या बोलेंगे? दलहन। ठीक है, लिखिएगा 2 फैक्टर बनाइएगा। ठीक है, 2 फैक्टर बनाइएगा, फिर बनाना खरीफ रबी ताकि कंफ्यूज मत होना। ठीक है, किसमें बताओ? दलहन में फिर 2 फैक्टर बनाओ, एक को हम लोग क्या लिखेंगे? खरीफ फसल, और एक को लिखेंगे रबी। ठीक है जी, तो रबी वाला को ऐसे आपको याद करा देता हूं, किसमें? दलहन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जानते हो जी मटर, मटर का दाल मिलता है सबको पता है।
दूसरा मसूर, लिखते हैं ना जी, मटर, मसूर जान गए, तिउरा, तिउरा को कई जगह लाखड़ी बोलते हैं, लाखड़ी। ठीक है, ठीक है, क्या क्या लिखा है रबी में? मटर, मसूर, तिउरा। अगला चना। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे जी? मटर, मसूर, तिउरा, चना। ठीक है, हाँ खरीफ में आता है ना, ये रबी फसल है, रबी। अब आइएगा, हाँ अरहर भी इसी में, अरहर इसमें नहीं बोते हैं। अब लिखिएगा खरीफ में, लिखिएगा अरहर। अब समझिएगा, अरहर को कई बुक में तुअर दाल बोलते हैं, तुअर दाल। ठीक है, फिर इसमें क्या लगा आपका पास? उड़द दाल, करिया वाला उड़द दाल। ठीक है, मूंग दाल, मूंग समझ गए भैया? समझ आया? दलहन क्या क्या लिख लिए? अरहर, उड़द, मूंग। ठीक है, मटर, मसूर, तिउरा, लाखड़ी, चना। अब बताओ सोयाबीन, सोयाबीन रबी है? तिल, सुनिए जी, को ना बता रहा हूं मैं, सोयाबीन तिलहन है। ठीक है, रबी नहीं है, खरीफ फसल है, खरीफ के समय बोया जाते हैं, खरीफ है, खरीफ। धान वगैरह। हाँ सुनो, बड़ी जो आता है ना, बड़ी बड़ी दलहन में आता है, समझ आया क्या? और निकालते हो तिलहन, प्रमुख तिलहन फसल है, बड़ी खाए हो ना जी, बड़ी किस में आएगा? दलहन में आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखो, सोयाबीन कब बोया जाता है? खरीफ के समय, ये पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। सोयाबीन का तेल ही बनता है, याद रखिएगा, सोया ऑयल के नाम से जानते हैं, सोया चॉप्स नाम सुने होंगे, वही चीज है। तो कब बोया जाता है? खरीफ के समय, जब धान बोते हैं तब बो दिया जाता है, समझ आ गया? कपास कब बोया जाता है? सेम वही बोया जाता है। ठीक है, जाके कंफर्म कर लीजिएगा, अब कंफर्म हो जाएगा तो रवि में डाल देना। ठीक है, कंफर्म कर लेना, अभी यही रखिएगा। समझ आ गया? दलहन इतना काफी है। अब आइए तिलहन, तिलहन आओ जी, तिलहन आओ भैया। तिलहन में क्या आ जाएगा? खरीफ। ये पूछा जाता है इसलिए लिखवा रहा हूं, बढ़ जाता मैं, रबी। ठीक है, तो तिलहन में देखिए हम लोग क्या देखें? सोयाबीन, सूरजमुखी। ठीक है, सरसों, सरसों किस में आएगा जी? रबी की खरीफ? सरसों किस में आता है? खरीफ फसल, रवि, लिख दिया हूं। ठीक है, सूरजमुखी याद रखिएगा, किसके साथ बोया जाता है? गेहूं के साथ में बोया जाता है ना। दूसरा क्या जाता है? सरसों, सरसों किसके बोते? गेहूं के साथ बोते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सोयाबीन खरीफ बोया जाता है। तिल जानते हो? तिल, तिल जी, तिली, तिल समझ गए? मैं याद बता रहा हूं, तिल जान गए? काला तिल आता है, व्हाइट तिल आता है। व्हाइट तिल का तेल नहीं बनता है, काला तिल का ही तेल बनता है, भी याद रखिएगा, व्हाइट का नहीं बनता। ठीक है, तो तिल होता है, तिल किसमें बोते हैं? खरीफ फसल है। ठीक है, अब आए आपका मूंगफली। ठीक है जी, बताइए मूंगफली क्या होगा? खरीफ। ठीक है, तो देखा जाए ये 6 प्रकार का है, जो क्या था हमारा? तिलहन में आ जाता है। ठीक, अलसी भी आता है, अलसी कब होगे बताओ? खरीफ आएगा, खरीफ, अलसी भी खरीफ है। अलसी का बीज छोटा छोटा रहता है, लोग खाते हैं डायबिटीज, उसके लिए मतलब ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल, अलसी। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये हमारा क्या है जी? प्रमुख फसल हो गया, किसके हिसाब से? मतलब मौसम के हिसाब से। ठीक है, अब आई थी चौथा, लिखो वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक फसल। खरीफ में लिखो कपास, कपास कब बोया जाता है? खरीफ है ना, कि आपका रबी है? हाँ, और लिखो रबी में लिखो गन्ना, गन्ना कैसा है? गन्ना भी खरीफ है।
गन्ना खरीफ है ना जी। और क्या बच गए? जूट लिखिए, जूट। जूट भी खरीफ फसल है, याद रखिएगा। बरसात के समय में खेतों में जाओगे, संडौवा काड़ी उगता है, संडौवा काड़ी को ही जूट कहते हैं। लिखो खरीफ में कपास, गन्ना। लेकिन देखा जाए गन्ना आजकल तो रबी में भी ले लेते हैं ना। लेकिन मुख्यतः क्या है वो? कंफर्म करके आप, फिर मैं जवाब दूंगा। बता दो दिया, क्या क्या लिखो। हाँ, रबी में लिखो ना जी। जूट भी लिखो वहां, जूट। हाँ जूट। चाय लिखो, चाय खरीफ है। चाय, कॉफी लिखो, कॉफी। ये सभी खरीफ फसल है भैया। ठीक है, अब रबी लिखो। गन्ना मुख्यतः रबी फसल। तो आप कंफर्म करो, लिखो ना जो मैं बोल रहा हूं। अब कंफर्म करके आना घर से। ठीक है, हर चीज यहां नहीं मिलेगा, जिसमें नहीं होगा वहां से हटा देना, फिर मैं बताऊं। मुझे पता है कर क्या हो ना गन्ना में जी। ठीक, मैं क्यों बताऊं? घर में पूछिएगा एक बार। ठीक है, ये प्रमुख फसल याद रखिएगा। समझ में आ गया? हा? अरे मैं कल बता दूंगा, चलो। हाँ, गन्ना बस बोते हैं उसी टाइम। नहीं आता, सब साथ में आ जाता है। चाय, कॉफी, मसाला सब कुछ में आ जाता है, सब खरीफ के टाइम बोल लेते हैं। हाँ, मखाना वो तो वो पानी वाला यार, वो तो हमेशा रहेगा, वो फसल नहीं रहता ना, तो खरीफ में लेंगे ना। मखाना तालाब से निकलता है, वो जानते हो, कमल फूल उससे निकलता है। पोखरा अलग है भैया, पोखरा रहता है ऊपर, मखाना रहता है जड़ के नीचे। पोखरा अलग है, पोखरा रहता है हरा हरा। हाँ वही है जो ऊपर रहेगा। अरे हटाओ, चलो आइए। अब लिखो खेती के प्रकार। आइए, देखो भैया, मखाना, ठीक है, निकलता किससे है? कमल के पौधा, फूल से नहीं जी, कमल के पौधा से। ठीक है, और एक है हमारा पोखर। आएगा नहीं, फिर भी इसमें टाइम पास कर रहे हो। पोखर फूल में लगता है। हाँ, पोखर हमेशा फूल में लगता है। ठीक है, पंखुड़ी निकलता है, पंखुड़ी जब निकल जाता है उसमें कुछ रहता है, उसे पोखर निकलेगा। ठीक है, और जड़ में क्या रहता है? मखाना, छोटा दाना रहता है। और ढेस कांदा, ढेस कांदा जो फैलता है एक्स्ट्रा। ठीक है, ढेस कांदा किसे मिलेगा जी? जड़ है उसका, याद रखिएगा। ठीक है, ये है कमल के पौधा। चलो आओ दूसरा लिखो। अब चलिए लिखिएगा, चलिए लिखिए नकदी फसल लिखिएगा। प्रकार पढ़े थे ना, लिखो नकदी फसल। परिभाषा लिखो, वह फसल जो, वह फसल जो खेती व्यापार और, वह फसल जो खेती व्यापार और प्रतिफल उच्च मुनाफे के उद्देश्य से, वह फसल जो खेती व्यापार और प्रतिफल उच्च मुनाफे के लिए की जाती है, उस फसल को नकदी फसल कहा जाता है। प्रतिफल समझिए जी, प्रतिफल में उच्च मुनाफा मिलना चाहिए। जैसे जेट्रोफा, जेट्रोफा, रतन ज्योत लिखो, जेट्रोफा, रतन ज्योत जानते हो? रतन ज्योत को ही जेट्रोफा बोलते हैं। ठीक है जी, फल रहता है जिससे क्या निकलता है? हमारा तेल निकाला जा रहा है, मिक्स करके, याद रखिएगा, प्योर नहीं बनता। ठीक है, ये भी क्या है? हमारा नकदी फसल। दूसरा लिखो गन्ना, तीसरा लिखो कॉफी, चाय, रबड़, रबड़। अच्छा बताओ, रबड़ किस में आएगा? खरीफ की रबी?
रबड़ जानते हो किससे निकलता है? वृक्ष से निकलता है। वृक्ष को काटते हैं तार जैसा, वहां से क्या निकलता है? उसका एक लार जैसा निकलता है। उसको स्टोर करते हैं, वो क्या होता है? चिपचिपा गोल बन जाता है। उसके बाद गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको जो भी करना कर लेते हैं। तो याद रखिए, रबड़ को नहीं पूछेगा खरी खरी क्या है, रबड़ के बारे में पूछेगा कि उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन है कि उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन है। तो आर्द्र कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन है। याद रखिए, रबड़ के प्रकार पूछेगा। ये मानसून नहीं पूछे, रवि खसल। याद रखिए क्या पूछेगा जी? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। समझिए, मतलब जहां पे आर्द्रता बहुत ज्यादा रहता है और जो अपना पत्ती गिरा देते उसे कहते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। साल वन शुष्क है, याद रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है साल। साल बच्चे जाने जी, यहां देख लीजिएगा जिसको है अभी गर्मी में पूरा पत्ती गिरा देगी, याद रखिएगा। तो क्या बोलेंगे? शुष्क पर्णपाती वन। ये आर्द्र पर्णपाती वन है। इसका प्रकार पूछेगा रबर का। समझ आ गया? लेकिन वही कॉफी पूछा, कॉफी भी क्या जाएगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है। लेकिन अगर चाय पूछा तब क्या आएगा बताइए? चाय का रबी पूछेगा या खरीफ आएगा? समझ आ गए? क्योंकि चाय छोटा सा पौधा होता है, याद रखिएगा। वो देखेंगे हम लोग आगे समोच्च कृषि किसे कहते हैं, तब मुझे पता चल जाएगा। नकदी फसल समझ में आ गया? अगला लिखो। ठीक है जी, जायद फसल। ठीक है, जायद फसल। जायद फसल, जायद फसल लिखेंगी। वह फसल जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है एवं जून जुलाई से पहले काट लिया जाता हो, जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता हो, जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता हो, उसे क्या फसल बोलेंगे जी? जायद फसल। ठीक है, लिखेंगे तरबूज, खरबूज, ठीक है, ककड़ी, खीरा। 4 चीज है। और किसी को याद? तरबूज, खरबूजा, जिसे बंगला भी कहते हैं, फ्रूट के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपके पास? ककड़ी, खीरा। गाजर कौन सा फसल है जी? हाँ, खरीफ फसल की रबी? रबी है। तो मक्का को बोल दो नेचर। बताइए नेचर। वो आज के कर रहे हैं हम लोग ना जी, जिन पर याद कर। याद देखिए, जायद समझ में आ गया। अब लिखिएगा इसकी प्रकृति, लिख लीजिए जायद फसल की प्रकृति कम पानी युक्त, अर्थात नमयुक्त भूमि चाहिए। बस नमयुक्त भूमि चाहिए। आप जाइएगा महानदी हमारा कहां पे? कसडोल के आगे। ठीक है जी। तो उसमें पूरा आपको क्या मिलेगा? तरबूज मिलेगा, खरबूज मिलेगा, दोनों मिलेगा। दोनों मिलता है, ज्यादा मात्रा में तरबूज मिलेगा। ठीक है। चलिए अगला लिखो। रबी फसल लिखो क्या? रबी लिखे हो? लिखो हेडिंग और रबी फसल डालो। लिखेंगे, लिखो। वह फसल जिनको अक्टूबर नवंबर में बुवाई किया जाता है, वह फसल जिनको अक्टूबर नवंबर में बुवाई तथा मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है, उन्हें क्या कहेंगे जी? रबी फसल। जैसे लिखो गेहूं, चना। अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना, पूरा लिखवा रहा हूं मैं। गेहूं, चना, उड़द, गलती पकड़िएगा, गेहूं, चना, सूरजमुखी, गेहूं, चना, सूरजमुखी। और लिखो, और लिखो ना जी, अरहर। अरहर मैं जान रहा हूं, लिख तो चुके थे ना। हाँ, तो मतलब दिमाग भी ओपन रखना, ही चीज बता रहा था। ठीक है।
जितना हम खरीफ में पढ़े थे उसको छोड़कर रबी पूरा फसल किस में आ जाएगा? रबी। याद रखिए। अब पूछेगा इसकी खासियत क्या, वो याद रखिएगा। देखिए जी, बुवाई और कटाई, तो याद रखिएगा रबी फसल की खासियत क्या होगा? बुवाई के समय क्या रहेगा जी? तापमान क्या रहेगा जी? निम्न तापमान। मानते हो कि नहीं मानते हो? और पानी क्या चाहिए? सघन चाहिए रहता है, ये खासियत है। और कटाई के समय क्या रहेगा? उच्च तापमान और पानी निम्न चाहिए, मतलब इसमें नमी चाहिए, बस पक जाता है। जैसे गेहूं खो गए, गेहूं को 1 या 2 बार सिंचाई करना पड़ता है, बाकी वो अपना काम कर लेता है, ये खासियत है। और जस्ट उल्टा ये खरीफ फसल में बुवाई के समय क्या चाहिए? उच्च तापमान। समझ आ गया? और कटाई के समय निम्न तापमान। समझ आ गया? ये खासियत है। चलिए अगला लिखिए, औद्योगिक फसलें। औद्योगिक फसलें, इंडस्ट्रियलाइज क्रॉप्स लिखेगा, या इंडस्ट्रियल क्रॉप्स के नाम से जान लिखेंगे, लिखिए। इसे मुख्यतः गैर खाद्य फसलों के नाम से जाना जाता है। इन्हें मुख्यतः गैर खाद्य फसलों के नाम से जाना जाता है, जिसकी खेती मुख्य रूप से फैक्ट्री या कारखाना, जिसकी खेती मुख्य रूप से फैक्ट्री या कारखाना में प्रयुक्त मशीनों के लिए तथा औद्योगिक उत्पादन हेतु किया जाता है, जैसे जेट्रोफा रबर को खाते हो जी आप? तो इसी की से क्या बोल रहे हैं? मतलब जो हमारा औद्योगिक फसल है ये क्या होगा? गैर खाद्य। ठीक है, गैर खाद्य होगा तो कौन सा रहे? जेट्रोफा। ठीक है जी, रबर। ऐसी श्रेणी जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो, जो सीधा कहां फैक्ट्री में जाएगा, वहां उत्पादन करेगा, उसके बाद इस्तेमाल करने का प्रयोग किया जाता है, वो सब किस में आ जाएगा? औद्योगिक फसलें। हाँ लिख सकते हो औद्योगिक। देखिए औद्योगिक फसलों के अंदर का तो कौन सा? नकदी आ जाएगा, नकदी में आ जाता है। ठीक है, आने के लिए भी आ जाएगा, किस में आ जाएगा? कपास भी लिख सकते हो, जूट भी लिख सकते हो, जूट भी आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर लिखेंगे सजावटी फसलें। सजावटी फसलें लिखेंगे। सजावटी फसलें वह फसल होती है जिनका मुख्य उद्देश्य, सजावटी फसलें वह फसल होती है जिनका मुख्य उद्देश्य उद्यानों एवं भूदृश्य भूमि, उद्यानों एवं भूदृश्य को डिजाइन परियोजनाओं में लगाया जाता है। भूदृश्य डिजाइन परियोजना में लगाया जाता है एवं घरों को सजाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। आजकल सबसे यही चलन हो रहा है जी, याद रखिएगा। बड़े बड़े जगह जाओगे ना, पूरा बालकनी में क्या कर देते हैं? मिट्टी लाते हैं, लगा रहे हैं, वो सब सजावटी फसलें हैं। नार्मल जानते हो फूल, वो सब किसमें सजावटी फसलें कहा जाता है। वो जैसे भी रहे वो अलग बात है, तो वैसे आपको घर भी तो अच्छा लगेगा ना, जितना इन्वेस्ट करो उतना खूबसूरत दिखेगी। समझ आएगी जी? जैसे एक प्रश्न पूछा, स्त्री कब स्त्री लगती है? भाई उसको जितना हुफड़ पहनाइए, जितना साज श्रृंगार करेगा, उसी प्रकार घर कब खूबसूरत लगेगा, उनको भी सजाना पड़ेगा। समझ आ गया? इसलिए क्या सजावटी फसल। ये क्या था? हमारे यहाँ 5-6 प्रकार का फसल उगाया जाता है। पहला क्या देखे? खरीफ। दूसरा क्या देखे? जायद। तीसरा क्या देखे? रबी। चौथा क्या देखे? उद्योगिक फसलें। और पांचवा क्या देखे? सजावटी फसलें।
अब लिखिए खेती के प्रकार या विधियां, मोस्ट एमपी है, खेती के प्रकार या विधियां। ठीक है जी, ये जानिएगा। तो सबसे पहले आता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती, ठीक है। और एक आएगा हमारा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, ठीक है, याद रखिएगा। मिश्रित खेती का मतलब होता है, मैं समझा देता हूं फिर लिखवाऊंगा, ठीक है। ये हमारा खेत है, ठीक है जी। इस खेत के 3/4 भाग में आप क्या लोगी? फसल। एक खेत है, इस खेत के 3/4 भाग में क्या बोगे जी आप? फसल। और जो 1/4 भाग हो गए, यहां आप करोगे मत्स्य पालन, बता रहा हूं, या पशुपालन। ये खेत में होता जी, होगा क्या फायदा? ठीक है जी। तो इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो उर्वरक चीज किसको मिलता है? दोनों को फायदा हो जाता है। जैसे कि कीड़ा मकोड़ा हो गया, अगर किसी धान वाली फसल में किस मछली का पालन करोगी, तो जितना गंदगी गंदगी कौन खा देगा? मछली। मछली को चारा भी मिल जाएगा। इससे क्या होता है, मतलब कम बजट में ज्यादा मुनाफा हो जाता है। तो ऐसे करने वाली पद्धति को हम क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। दूसरा मिश्रित कृषि, दोनों पूछेगा एग्जाम में, याद है। खेती का मतलब आपको मत्स्य पालन पशुपालन करना ही पड़े खेती के साथ में, एक ही खेत में होगा, तो आप क्या कहे? मिश्रित खेती। मिश्रित कृषि का मतलब होता है क्रम बदलना। जैसे कि याद रखिएगा, आप क्या बोल रहे जी? धान के साथ क्या बोल दोगे आप? गेहूं। मतलब मिक्स खेती करना, इसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। समझ में आ गया? कृषि मतलब क्या होता है? दो फसल उगाना, दो या दो से अधिक फसल एक साथ लेना। गेहूं तो नहीं आएगा धान के साथ, ठीक है, लेकिन गेहूं के साथ मक्का से सरसों आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो रहा है जी? दो या दो से अधिक फसल को एक साथ लेना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। जबकि खेती के साथ पशुपालन करोगे या मत्स्य पालन करोगे, उसे कहते हैं मिश्रित खेती। समझ में आ गया? अब लिखिए मिश्रित खेती में, लिखेंगे, डायग्राम भी बना लेना ताकि याद रहे। लिखेंगे फसल उत्पादन के साथ साथ, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग या मत्स्य पालन करना। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग या मत्स्य पालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। इसके अंतर्गत सहायक उद्यम की हिस्सेदारी, इसके अंतर्गत सहायक उद्योग की हिस्सेदारी कम से कम 10% होनी चाहिए। इसके अंतर्गत सहायक उद्यम, मतलब जो खेती करोगे ना, इसके अंतर्गत सहायक उद्यम, इसके अंतर्गत सहायक उद्यम की हिस्सेदारी कम से कम 10% होनी चाहिए। ठीक है जी। यहां पे हम लोग कितना ले रहे हैं? 25% ले रहे हैं। यहां पर मैंने क्या बताया, यहां 25 ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या बोला है? कम से कम 10% का हिस्सेदारी होगा, वो फसल क्या कहलाएगा? मिश्रित खेती। डेफिनेशन समझ में आ गया? डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है कि फसल उत्पादन के साथ साथ आप क्या करोगे? पशुपालन कीजिएगा। जब पशुपालन करोगे तो साथ में आपको डेयरी, मतलब दूध दुहने के डेयरी उद्यम हो जाएगा, साथ में मत्स्य पालन करोगे, तो उनका हिस्सा कम से कम इस खेती कर रहे हो 10% होना ही चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा? मिश्रित खेती कहलाएगा। 10 से ज्यादा आप ले जा सकते हो, याद रखिए, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? 10%। तो क्या कहलाएगा हमारा? मिश्रित खेती, मिक्स, याद रखिए, एग्रीकल्चर। अब अगला आइएगा मिश्रित कृषि। लिखेंगे एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, अंडरलाइन लगाओ। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, अंडरलाइन। मिश्रित
कृषि कहलाता है, जिनका उद्देश्य मृदा क्षरण को रोकना एवं जिनका उद्देश्य मृदा क्षरण को रोकना एवं सही फसल चक्र को अपनाना एवं सही फसल चक्र को अपनाना ताकि मिट्टी उर्वर रहे, ताकि मिट्टी उर्वर रहे, ताकि मिट्टी उर्वर रहे। समझिएगा बात किसकी चल रहा है, उद्देश्य क्या हो रहा है, दो चीज है, मृदा क्षरण को रोकना और दूसरा क्या, उर्वर रहना, उर्वर। तो रीजन क्या होगा जी, याद रखिएगा आपको फसल चक्र अपनाना है कि फसल चक्र के हिसाब से क्या होगा, आपकी मिट्टी भी सपोर्ट करेगा। मान लिया जाए किसी खेत में आप केवल धान का फसल लोगे, उसका प्रोडक्शन उत्पादन कम होते चला जाता है। लेकिन उसी साल मान लिया जाए जैसे आप क्या लियो, धान लियो, धान बोने के बाद अरहर बो दो या चना बोल दो, तो क्या करते ये लोग, नाइट्रोजन युक्त फसलें हैं, तो आपकी जड़ में मतलब जो मिट्टी में क्या नाइट्रोजन पहुंचा देते हैं, जिससे उनकी उर्वरता बनी रहती है और अगली बार आप उत्पादन करोगे उसका उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा जी, कहीं उसके उर्वरतापन को बनाए रखने के लिए फसल चक्र लिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्रित कृषि किया जाता है, ताकि और एक ही फसल लोगे ना, बार बार क्या होता है, मिट्टी का क्षरण हो जाता है, एक ही फसल मिट्टी बह के निकल जाता है धान से। ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा मिश्रित कृषि जब किया जाता है तो गहरी जुताई किया जाता है। चना के लिए याद रखिएगा गहरी जुताई किया जाता है, तो जो हमारा जो ऑक्सीजन है जमीन के अंदर तक घिस जाता है, ये भी कारण होता है, इसलिए क्या बनाते हैं, फसल चक्र अपनाया जाता है। ठीक है, तीसरा लिखिए विशिष्ट खेती, तीसरा प्रकार लिखो विशिष्ट खेती। ठीक है जी, स्पेशल खेती याद रखिएगा, लिखेंगे वह फसल जो अपनी कुल आय का कम से कम, वह फसल जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी उद्यम से या फसल से प्राप्त करे। वह फसल जो अपनी आय कुल आय का 50% किसी उद्यम से या फसल से प्राप्त करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, विशिष्ट खेती। याद रखिएगा कम से कम 50% क्या होना चाहिए, आय प्राप्त होना चाहिए, समझिएगा। तो फसल कौन सा आ जाएगा, जैसे आप याद रखिएगा कुछ फसल बोते हो जैसे कि आप कॉफी, तो कॉफी किसके पर्पज से बोया जाता है, उद्योग के लिए ना जी, वाणिज्यिक हो जाएगा। दूसरा चाय हो गया, रबर हो गया, तो समझिएगा ये वो फसलें हैं जिसे आप कहां दोगे, सीधा उद्यम में यही जाएगा, मतलब उद्यम कहने का मतलब है किसी उद्योग में जाएगा। अब उद्योग में जितना भी आ रहा है याद रखिएगा, जितना भी आ रहा है उसका 50% कहां से मिल रहा है, उद्यम से मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा, यही विशिष्ट खेती कहलाएगा। समझ रहे हो, याद रखिएगा। तो लिखो एग्जाम्पल में कॉफी, चाय, रबर, नारियल, नारियल। अच्छा नारियल किस में आता है, खाद्यान्न में, तिलहन में आता है। तिलहन दो प्रकार का होता है ना, खाद्यान्न तिलहन, एक लगाने वाला तिलहन, किसमें आता है। देखिए जी नारियल को इस्तेमाल की ये रजिस्टर्ड है खाद्यान्न तिलहन के लिए, याद रखिएगा, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है लगाने के लिए, याद रखिएगा ना। नारियल से सब्जी भी बनाया जाता है, बना के देखिएगा। ठीक है, साउथ में वही चलता है, एकदम सबसे प्योर रहता है इसका, याद रखिए किसी भी मिलावट नहीं रहता है। लेकिन हम लोग इसका आदत नहीं है, इसलिए हम लोग पचा नहीं पाएंगे, खुशबू मतलब सहन नहीं कर पाएंगे, ये रहता है। ठीक है जी, को नारियल तेल लगा के निकले, सब जान चाहते हैं कि नारियल तेल लगाया है, अपनी विशेष खुशबू रहता है ना जी। तो उसी प्रकार पहले आप एक चावल नाम सुने होंगे आप, दुबराज,
मतलब एक घर में बनेंगे, लोग जान जाते हैं कि दुबराज बना है। उसी प्रकार नारियल लगाने वाली पहचान है कि नारियल तेल लगा के आए हैं। ठीक है, अगला लिखिएगी, लिखिएगा अगला, शुष्क खेती, चौथा प्रकार, शुष्क खेती। शुष्क खेती लिखिएगा, लिखेंगे, ऐसी भूमि जहां वार्षिक वर्षा, ऐसी भूमि जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम हो, ऐसी भूमि जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम हो, जहां बिना किसी सिंचाई के फसल उत्पादन नहीं किया जा सकता, जहां किसी सिंचाई के फसल उत्पादन नहीं किया जा सकता, शुष्क खेती कहते हैं। ठीक है जी, जैसे राजस्थान का शुष्क क्षेत्र, समझ में आया। अब राजस्थान में आप खेती कर ही नहीं सकती बिना सिंचाई साधन के, तो प्रमुख सिंचाई साधन कौन सा है जी, इंदिरा नहर। समझ में आ गया, तो राजस्थान क्षेत्र हो गया। अब जैसे कि हमारा एक बात करता हूं, जैसे वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, शैडो एरिया याद रखिएगा, तो कौन सा है, बेमेतरा जाइएगा या कवर्धा के आसपास, कवर्धा लिया जाता है। कवर्धा याद, कवर्धा में तो बारिश होता ही नहीं, क्योंकि सामने कौन सा है, पहाड़ है, पूरा रोक दे रहा है बारिश को। लेकिन वहां पे मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी, जो 20% वर्षा भी होता है तो क्या गीला कर देता है। इस याद रखिए, कवर्धा गन्ना उत्पादन में प्रथम है। दूसरा गन्ना के बाद दूसरा किसका, चना किया जाता है। समझ आ रहे हैं, तो कवर्धा गन्ना में फेमस, याद रखिएगा। जहां पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वो क्या कहलाएगा, शुष्क खेती के अंदर कहा जाता है। लिखिएगा, राजस्थान का बाड़मेर, राजस्थान का गंगानगर, बताइए राजस्थान का सबसे फेमस ब्रांड कौन सा है। बीकानेर, नाम सुने हैं, बीकानेर भी लिखो, याद आ गई, बीकानेर लिखो, बीकानेर। बीकानेर इतना शुष्क जगह है, लेकिन इंदिरा नहर के माध्यम से इतना सशक्त बन गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कि नहीं लगेगा आपको ऐसा किया जा रहा है। ये जगह क्या कहलाएगा जी, आपका शुष्क खेती। अगला लिखो, बहु प्रकार की खेती। देखो, पांचवा प्रकार क्या पढ़ हम लोग, यहां लिखो, यहां लिख रहा हूं ना, पांचवा, देखिए जी, बहु प्रकार की खेती। तो समझिएगा, बहु प्रकार की खेती क्या है, मतलब किसी फॉर्म में, किसी फॉर्म में याद रखिए रहता है, किसी फॉर्म में अधिक फसलों को लिया जाता है, अधिक फसलों को बोया जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, जितना भी फसल है सबका हिस्सेदारी क्या हो जी, 50% से ज्यादा ना हो, कुल आमदनी में 50% से ज्यादा ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहु प्रकार की खेती। मतलब समझिएगा, जैसे हमारा एक फॉर्म हो गया, बहुत सारा खेती कर रहे हैं, उनका जो कुल आता प्रत्येक हिस्सा क्या होगा, 50 से कम हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, बहु प्रकार की खेती। जैसे हम लोग किसका, तिलहन का खेती कर दिए हैं, कुल उत्पादन 50 का हिस्सा रहना चाहिए, मतलब कहीं न कहीं इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा, उससे क्या कहलाता है, बहु प्रकार की खेती कहा जाता है। लिखिए, अब लिखेंगे, लिखेंगे, जिस फर्म में कुल आमदनी का, जिस फर्म में कुल आमदनी का 50% से किसी फर्म में कुल आमदनी का 50% है या अधिक, या इससे अधिक ना मिलता हो, या इससे अधिक ना मिलता हो, इसे बहु प्रकार की खेती कहा जाता है। और ऐसे फॉर्म को विविध फॉर्म कहा जाता है, डाइवर्सिटीज फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ऐसे फॉर्म को विविध विविध फॉर्म कहा जाता है। ठीक है जी, जैसे आप रायपुर और गुजरोगे ना, आपको फार्म मिलेगा बहुत सारा,
आधे में नारियल बोया रहता है। लठवा रोड जाइएगा, ठीक है, तो वहां एक जगह है, कहाँ नाम पूरा मैं, कौन सा जगह है जी, आगे जाओगे तो बहुत सारा सूखा जगह है, तो वहां पे आपको केले का पूरा पौधा मिलेगा, बहुत सारा। हाँ हाँ, वही अलग अलग है ना जी। तो क्या हो जाएगा, बहु फार्मिंग के प्रकार बन जाएगा। देखो एक प्लांट एक तरफ कौन सा पूरा आपका केला है, दूसरे तरफ आपको केवल आपका मखना है, कद्दू की फसल उगाए है, तीसरे कुछ और उगा दिए गए हैं, मतलब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहु प्रकार की खेती। अगर लिखो समोच्च खेती, समोच्च खेती, देखिए जी ये मोस्ट एमपी है, समोच्च खेती, समोच्च खेती। इस समोच्च खेती को कहते हैं कंटूर कृषि, कंटूर कृषि, याद रखिए कंटूर कृषि, समझ आया। समोच्च खेती है कंटूर कृषि। पहले समझाता हूं होता क्या है। ये हमेशा ढाल के विपरीत बोया जाता है, तो समझिएगा जी, ये मेरा पहाड़ी है, अब पहाड़ी का ढाल ऐसा होगा, अगर मान लीजिए यहां से बारिश आएगा, याद रखिएगा, तो पूरे बारिश मतलब मिलेगा ही, तो खेती करना तो हम लोग क्या कहते हैं, सीढ़ी के आकार का क्या बनाते जाते हैं हम लोग, खेती करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे ढाल रू, तो इसका पानी इसमें आएगा, इसका पानी इसमें, इसका पानी इसमें, ऐसे से चलता जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च खेती। समझ में आ गया। ये सबसे ज्यादा कहां पर चला है, पर्वतीय क्षेत्र में। कहां, पर्वतीय क्षेत्र। और हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र किधर है भैया, पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा क्या करेंगे, समोच्च खेती। चाय बागान सबसे श्रेष्ठ उदाहरण किसका, समोच्च खेती का, ठीक है। खासियत ये है चाय के लिए, यदि इसके जड़ में पानी रुक गया, पौधा सड़ जाता है। और बागानी है क्या, तो ये ढालू स्लोप में बनाया गया है, स्लोप करने इसलिए समोच्च खेती चाय के लिए परफेक्ट माना जाता है। समझ आ गया। और इसमें आप बेसिकली देखा है धान की भी खेती किया जा सकता है, और ये क्षेत्र बहुत बड़ा बड़ा होता है, याद रखिए, ठीक है। होगा क्या, अगर जाड़ ढाल आ रहा है, पूरा बारिश कौन रोकेगा, पहला वाला, एक्स्ट्रा पानी इसमें आ जाएगा, मतलब जो जल गिरने का जो प्रवाह है, तीव्रता है, उनको सीढ़ीदार खेती करके कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको खेती हम लोग क्या कहते हैं, इसी कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेती। समझ में आ गया जी। चलिए लिखिएगा, वह कृषि जो ढलानों में, वह कृषि जो ढलानों में सीढ़ी नुमा आकृति में किया जाता है, वह कृषि जो ढलानों में सीढ़ी नुमा आकृति में किया जाता है, वह कृषि जो ढलानों में सीढ़ी नुमा किया जाता है, उन्हें समोच्च खेती, कंटूर खेती या सीढ़ी नुमा खेती, मतलब कृषि याद रखिएगा ना, के नाम से जाना जाता है। यह भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, यह भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है, यह भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। अगला लिखो रैचिंग खेती, रैचिंग खेती। देखिए जी, तो याद है रैचिंग खेती हमेशा याद रखिएगा, ये पशुओं के चारागाह के लिए बोया जाता है। रैचिंग खेती खासियत क्या हो जाएगा, पशुओं के चारागाह के लिए, ठीक है। तो चारा अगर बोना होगा तो याद रखिए खासियत क्या हो जाएगा, ऊपर सब छिड़क दीजिए बस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा जी, मतलब जुताई की कम जुताई की आवश्यकता होगा, बस आप क्या कीजिएगा, फसल बो दीजिएगा, आपको फसल निकल के आ जाता है। तो रैचिंग खेती याद रखिए मुख्यतः किसके लिए है, पशुओं के चारा के लिए, याद रखिए ये भी किया जाता है रैचिंग खेती। समझ में आएगा, लिखिए इसके बारे में, लिखो इस प्रकार की खेती में भूमि की कम जोताई, इस प्रकार की खेती में भूमि की कम जोताई बुवाई की जाती है, न ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, न ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की भूमि में
इस प्रकार की भूमि में ना जोताई की जाती है, कम जोताई, ठीक है जी, ना बुवाई, ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि यह प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न पशुओं के लिए चारा के लिए चराया जाता है। प्राकृतिक वनस्पतियों को विभिन्न पशुओं के चारा के लिए चराया जाता है, जैसे कि भेड़, बकरी, ठीक है जी। तो इसे हम क्या कहते हैं? रैचिंग खेती, ठीक है जी। अब समझिएगा, ये तो जितना पढ़े हम लोगों ने खेती के प्रकार पढ़े, तो कितने प्रकार पढ़ेंगे? 6-7 प्रकार का है, ठीक है जी। मिश्रित कृषि देखें, मिश्रित खेती देखें, फिर विशिष्ट खेती देखें, फिर कौन सा देखें जी? शुष्क खेती देखें, बहु प्रकार की खेती देखें, कौन सा देखें? समोच्च खेती, अगला रैचिंग खेती। ये किया जाता है। हमारे यहां पूछेंगे 2 प्रकार की खेती बस करते हैं, कौन सा बताओ? पहला हो जाएगा मिश्रित खेती कि मिश्रित कृषि, बताओ जी। दोनों करते हैं, कई जगह अलग है। या तो मिश्रित खेती करेंगे, मुख्यतः हमारे यहां मिश्रित कृषि किया जाता है, खेती नहीं किया जाता। और दूसरा होता है जिसे हम लोग कौन सा करेंगे जी? विशिष्ट खेती होता है, जैसे चाय, मसाला, कॉफी, रबड़, ये मुख्यतः किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा करेंगे? याद रखिएगा, समुच्च खेती। अब जाइएगा, राजस्थान का क्षेत्र है, वहां कौन सा होगा? रैचिंग खेती। समझे? रैचिंग प्राकृतिक वनस्पति आ जाएगा और पशुओं को चलाने, जैसे कि आप सोचे होंगे ठंडी के समय में भेड़ वाले, गड़रिया वाले आते हैं, आपको फसल कट गया रहता है, तो सबको कहां का पूर्ति करेंगे? वहां से लोग पलायन कर जाते हैं। इधर हमारे तो उगा रहते हैं, खा लेते हैं। अब जैसे इधर बुआई होता है, उधर स्वतः जग जाता है, उधर कट चलता है। समझ आ रहे हैं? तो वहां पे क्या होगा? रैचिंग खेती। और वही जहां पर पानी की मात्रा बहुत ही कम होगा, सालाना 20 सेंटीमीटर 20 इंच से कम होता है, वहां क्या करेंगे जी? शुष्क खेती करेंगे। किसके सहायता से होगा? सिंचाई साधनों से, ठीक है। और अगला कौन सा? विशिष्ट खेती। याद रखिएगा, वह खेती क्या कहलाएगा? जिसमें